दोपहर का वक्त सिंघानिया मेंशन में शाम के फंक्शन की तैयारियां चल रही थी। कुछ लोग हॉल को डेकोरेट कर रहे थे तो कुछ गार्डन को सजा रहे थे। अव्या को अपने रूम में भेजा गया था ताकि वो फंक्शन तक थोड़ा आराम कर पाए। रीवा भी उसके साथ ही थी। वैष्णवी जी, विजया जी और गायत्री जी मिलकर दोपहर की चाय एक साथ एंजॉय कर रही थी। विजया जी चाय की चुस्की लेते हुए बोली, वैष्णवी तुमने चेक किया ना कि सभी मेहमानों को इनवाइट भेज दिया गया है? कोई रह तो नहीं गया ना? वैष्णवी जी हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ दीदी, मैंने चेक कर लिया है, सभी मेहमानों को इनवाइट भेज दिया गया है। गायत्री जी थोड़ा गंभीर चेहरा बनाते हुए बोली, वैसे भाभी, याद आया इसलिए बोल रही हूँ, बुरा मत मानिए, पर शादी में मुझे कोठारी परिवार का एक भी सदस्य नहीं दिखा। क्या उन्हें बुलाया नहीं गया था? गायत्री जी का सवाल सुन दोनों विजया जी और वैष्णवी जी का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। विजया जी अपना चाय का कप टेबल पर रखते हुए थोड़ी धीमी आवाज में बोली, बुलाया तो गया था, मैंने खुद उनके घर वेडिंग कार्ड भेजा था, लेकिन अगर वो हमारी खुशियों में शामिल नहीं होना चाहते तो ना सही, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। विजया जी के इस जवाब ने वहां के माहौल को और ज्यादा गंभीर बना दिया था। वैष्णवी जी नहीं चाहती थी कि इस बात पर और चर्चा हो। वो उस बात को बदलते हुए कुछ और कहने ही वाली थी कि गायत्री जी शांत आवाज में बोली, उनका ना आना जायज है भाभी, आखिर वो अपनी बेटी की जगह किसी और को लेते हुए कैसे देख पाते। गायत्री जी की इस बात ने वहां का माहौल एकदम से बदल दिया। वैष्णवी जी ने घबराई नजरों से विजया जी की तरफ देखा। उन्होंने मन ही मन सोचा, हे भगवान अब क्या होगा? गायत्री दीदी को ये नहीं बोलना चाहिए था। विजया जी का चेहरा बहुत ज्यादा सख्त हो गया था। उन्होंने अपना चाय का कप टेबल पर रखा और सीधे देखते हुए कठोर शब्दों में बोली, कोई किसी की जगह नहीं ले रहा है, जिसे जहाँ होना चाहिए वो वहीं है। माफ कीजिए दीदी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अब अव्या इस घर की बहू है और अब हमें उन बीती हुई बातों पर और चर्चा नहीं करनी चाहिए। अव्या ही सिंघानिया परिवार की बहू के रूप में सही है, उस जगह कोई और नहीं हो सकता और ना कोई होगा। और इतना बोलकर वो तेजी से चलते हुए मेंशन के अंदर चली गई। शाम का वक्त सिंघानिया मेंशन के खूबसूरत और बड़े से गार्डन में सभी पुरुषों के खाने पीने और बैठने की व्यवस्था की गई थी। राजेंद्र जी और शेखर जी वहां सभी का स्वागत कर रहे थे। मेंशन का बड़ा सा हॉल भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हॉल में बड़े बड़े घरानों की औरतें, कई नामी बिजनेसमैन की पत्नियां मौजूद थी। वहां की चकाचौंध देखकर ये साफ पता चल रहा था कि ये कोई आम मुंह दिखाई फंक्शन नहीं, बल्कि सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू के लिए रखा गया खास मुंह दिखाई फंक्शन है। हॉल के अंदर विजया जी, गायत्री जी सभी औरतों का स्वागत कर रही थी। दादी जी भी अपनी कुछ सहेलियों के साथ गप्पे लड़ा रही थी। सभी लोग एक दूसरे से बातें करने में व्यस्त थे कि तभी अचानक पूरा हॉल एक झटके में शांत हो गया। सभी महिलाओं की नजरें ऊपर सीढ़ियों की तरफ घूम गईं। रीवा और वैष्णवी जी बेहद नाजुकता से अव्या को दोनों तरफ से थामे हुए सीढ़ियों से नीचे लेकर आ रही थीं। अव्या की एंट्री होते ही जैसे पूरे हॉल का सन्नाटा गहरा गया। सभी की नजरें उस पर थम गईं। अव्या ने गहरे लाल रंग की सुनहरे जरी का काम की हुई भारी और उठावदार साड़ी पहनी हुई थी। उस भारी शाही पोशाक में वो किसी रियासत की राजकुमारी जैसी लग रही थी। गले में वो भारी और उठावदार मंगलसूत्र और उसी के साथ चमकता हुआ खानदानी हीरों और सोने का भारी चोकर हार, कानों में बड़े बड़े खूबसूरत झुमके जो उसकी नाजुक गर्दन को छू रहे थे, कलाइयों में हरी हरी कांच की चूड़ियां और उनके बीच सजे सोने के भारी पुश्तैनी कंगन जो उसके नई नवेली दुल्हन होने की गवाही दे रहे थे। उसकी आंखों में गहरा काजल था, होठों पर सुर्ख लाल लिपस्टिक और मांग में शिवाय के नाम का वह गहरा लाल सिंदूर जो उसके चेहरे का नूर और ज्यादा बढ़ा रहा था। बिना किसी भारी मेकअप के भी उसकी सादगी और उस शाही लिबास का मेल इतना लुभावना लग रहा था कि वहां मौजूद हर महिला बस उसे एकटक देखती रह गई। लेकिन इस पूरे लुक की सबसे खास बात थी उसका वह लंबा घूंघट। विजया जी के सख्त पारिवारिक नियमों के मुताबिक अव्या के सिर पर साड़ी के मिलते जुलते रंग का भारी महीन ब्रून दुपट्टा इस तरह सेट किया गया था कि वह उसके पूरे चेहरे को ढकते हुए उसकी छाती तक आ रहा था। उस पारदर्शी मगर गहरे घूंघट की ओर से अव्या का चेहरा पूरी तरह साफ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी झुकी हुई पलकें, उसके सुर्ख लाल होते गाल और उसकी ठुड्डी की बनावट साफ महसूस हो रही थी। वह घूंघट उसकी मासूमियत और खूबसूरती में एक अलग ही रहस्य और कशिश जोड़ रहा था। इतने सारे लोगों को अपने सामने खड़ा देख अव्या एक पल के लिए थोड़ी ठिठक गई। उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुंह दिखाई की रस्म में इतने सारे लोग मौजूद होंगे। बगल में खड़ी वैष्णवी जी भी अव्या की घबराहट को समझ रही थी। वह धीमी आवाज में अव्या से बोली, बेटा अब तुम सिंघानिया परिवार की बहू हो, तुम्हें अब इन सब की आदत डालनी होगी। अब से हमेशा सबकी नजर तुम पर ही रहने वाली है। अव्या ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। वो अपनी भारी साड़ी को संभालते हुए झिझकते हुए कदमों से सीढ़ियां से नीचे उतरने लगी। घूंघट के पीछे से उसे फर्श के अलावा कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था।
और उसे इस बात का भी बहुत अच्छे से एहसास हो रहा था कि हॉल में मौजूद सभी की नजरें उस पर हैं। डर तो बहुत लग रहा था उससे, लेकिन अब वो बेचारी करती भी क्या। विजया जी के इशारे पर अव्या को हॉल के बीचों बीच बने एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार शाही सोफे पर ले जाकर बैठाया गया। अपनी भारी साड़ी को संभालते हुए अव्या उस सोफे पर बैठ गई। घूंघट के पीछे उसकी सांसें तेजी से चल रही थीं। वो माहौल, अपने ऊपर महसूस होती सभी अनजान नजरें, अव्या को और ज्यादा घबराहट हो रही थी। अव्या को वहां बैठाते ही बाकी सभी औरतें भी उस तरफ आ गईं। शगुन की थाली को अव्या के सामने रखा गया, जिसे सोने के सिक्के, फल और मेवे से सजाया गया था। दादी जी ने विजया जी की तरफ देखते हुए कहा, जाओ विजया, रस्म करने का सबसे पहला मान सास का ही होता है। दादी जी की बात सुनकर विजया जी के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आई। उन्होंने शगुन की थाली से एक सोने का सिक्का उठाया और अव्या के करीब आए। अव्या ने बहुत आदर से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। विजया जी ने बेहद नाजुकता से अव्या के सिर पर सजे मरून दुपट्टे के किनारे को पकड़ा और बहुत धीरे धीरे उसके चेहरे से उस लंबे घूंघट को ऊपर उठाना शुरू किया। हॉल में बैठी सभी औरतें अपनी गर्दन ऊंची करके देखने लगी। आखिर सभी लोग सिंघानिया परिवार की बड़ी बहू को देखने के लिए बेहद ज्यादा उत्सुक थे। जैसे ही घूंघट पूरी तरह हटा, अव्या का चेहरा झूमर की पीली रोशनी में साफ नजर आने लगा। पूरे हॉल में एक पल के लिए जैसे सन्नाटा पसर गया, जैसे सभी लोग एकदम स्तब्ध हो गए हो। फिर अचानक हर तरफ औरतों की फुसफुसाहट शुरू हुई। तारीफों और अचरज की दबी दबी आवाजें गूंजने लगी। पीछे बैठी एक औरत के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, हे भगवान, ये तो कितनी सुंदर है। बिना किसी भारी मेकअप के भी गहरी लाल लिपस्टिक, आंखों में लगे घने काजल और मांग में सजे गहरे सिंदूर के बीच अव्या का मासूम और बेदाग चेहरा किसी संगमरमर की मूरत जैसा चमक रहा था। रोशनी जब उसके माथे पर सजे भारी मांग टीके और नथ पर पड़ी, तो उसकी सादगी और इस राजसी ठाट बाट का मेल देखकर वहां मौजूद हर औरत दंग रह गई। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें डर और शर्म के मारे नीचे फर्श को ताक रही थी और उसकी लंबी घनी पलकें बार बार कांप रही थी। शर्म की वजह से उसके गोरे गालों पर जो कुदरती लाली छा गई थी, वह उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। एक दूसरी रिश्तेदार औरत ने विजया जी से कहा, विजया, सच में पूरे शहर में ऐसी खूबसूरत बहू किसी को नहीं मिली होगी। बिल्कुल अप्सरा जैसी मासूमियत है इसके चेहरे पर। अव्या इस भारी तारीफ से और ज्यादा झेप गई। उसे एहसास हो रहा था कि वहां बैठी सभी औरतें उसे किस तरह देख रही होगी। उसने अपनी कांपती उंगलियों से लहंगे के दुपट्टे को कसकर पकड़ लिया। उस औरत की तारीफ भरे शब्द सुन विजया जी का चेहरा रौब और घमंड से भर गया। उन्होंने अव्या के नाजुक चेहरे को अपने हाथों से हल्के से सहलाया और उसकी बलाया लेते हुए रौब से बोली, होगी भी क्यों नहीं, आखिर मेरे शिवाय की जो पसंद है। एक दूसरी औरत बोली, हाँ, इसलिए ही तुम्हारा बेटा सभी लड़कियों को नापसंद कर रहा था। शिवाय का जिक्र आते ही अव्या का घबराया हुआ दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसका चेहरा और ज्यादा लाल होने लगा। विजया जी के चेहरे पर गर्व और संतोष के भाव तैर गए। उन्होंने अव्या के माथे को चूमा और शगुन के तौर पर उसके हाथों में सोने का एक कीमती सेट थमा दिया। उनके बाद वैष्णवी जी आगे आई। उन्होंने भी अव्या की बहुत सारी बलाएं लेते हुए उसे एक बेहद खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट किया। उनके बाद एक एक करके घर की बाकी बड़ी औरतें, रिश्तेदार और आस पड़ोस की नामी महिलाएं आगे आने लगी। हर कोई अव्या का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखती और उसके शर्मीले बेदाग रूप की तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। कोई उसकी हिरनी जैसी बड़ी आंखों की तारीफ कर रहा था, तो कोई उसकी सादगी की। पूरा सोफा शगुन के महंगे मखमली बक्सों, हीरो और सोने के गहनों और कीमती उपहारों से भर चुका था। विजया जी और यहाँ तक कि सभी को पता था कि ये जो सब अभी इतनी तारीफ कर रहे, लेकिन असल में तो वो सब अंदर से इतना जल भुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ बैठी ज्यादातर औरतें शिवाय का रिश्ता अपनी बेटियों से करना चाहती थी या फिर कुछ अपने रिश्तेदारों की बेटी से करवाना चाहती थी, ताकि सिंघानिया परिवार से उनके ताल्लुक बढ़ सके। लेकिन शिवाय ने हमेशा ही उन सब लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था। अव्या की मुंह दिखाई की मुख्य रस्म लगभग संपन्न हो चुकी थी, लेकिन फंक्शन अभी बाकी था, क्योंकि बाहर से मेहमानों का आना लगातार जारी था। तभी घर का एक पुराना नौकर विजया जी के पास आते हुए बोला, बड़ी बहू नई बहू के मायके वाले आए हैं। उसकी बात सुन विजया जी ने हॉल के मुख्य दरवाजे की तरफ देखा तो अव्या के मम्मी पापा और आर्यन अंदर आ रहे थे। अपने माँ पापा के आने की खबर सुन अव्या ने भी उत्सुकता से सामने की तरफ देखा। अपने माता पिता और भाई को देखकर अव्या के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आई। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी भागते हुए जाए और अपने माँ पापा के गले मिले, लेकिन उसका ऐसे बीच रस्म से उठना ठीक नहीं होता। तभी विजया जी वहां से उठकर राजेंद्र जी के साथ कंचन जी और आशुतोष जी के स्वागत के लिए खुद आगे चली गईं। उन दोनों ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। अव्या के माता पिता ने भी आगे बढ़कर राजेंद्र जी और विजया जी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। आर्यन ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। कंचन जी हिचकिचाते हुए बोली, माफ कीजिए, हमें आने में थोड़ी देर हो गई।
विजया जी उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं नहीं बहन जी, फंक्शन तो अभी शुरू हुआ है। राजेंद्र जी आशुतोष जी को लेकर बाहर की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि तभी विजया जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आइए समधी जी, पहले अपनी बेटी से तो मिल लीजिए। आशुतोष जी कंचन जी तो कब से अपनी बेटी से मिलने के लिए ही तो बेसब्र हो रहे थे। विजया जी उन्हें लेकर दूसरी तरफ आई जहां मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। अव्या को एक नई सजी धजी दुल्हन के रूप में वहां बैठा देख कंचन जी आशुतोष जी के चेहरे पर खुशी छलक उठी। आखिर हर माँ बाप की यही मनोकामना होती है कि वो अपनी बेटी को उसके ससुराल में खुश देखें। अपने माँ पापा को वहां आता देख अव्या अब और अपने आप को रोक नहीं पाए। वो जल्दी से जाकर अपने माँ पापा के गले लग गई। आशुतोष जी ने अव्या के सिर पर प्यार से हाथ फिराया। कुछ देर बाद वो उनसे अलग हुई। वो अपने माँ पापा से बातें तो बहुत करना चाहती थी, लेकिन यहाँ इतने लोगों में वो चुप ही रही। तभी विजया जी मुस्कुराते हुए बोली, अव्या सिर्फ अपने माँ पापा से ही मिलती रहोगी, अपनी दोस्त से नहीं मिलना तुम्हें। दोस्त का जिक्र सुनते ही अव्या ने एकदम से ऊपर देखा तो सामने अनिका खड़ी थी। उसे देख तो अव्या की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो तेजी से लपकते हुए अनिका के गले लग गई। बस एक दिन ही हुआ था उसे शादी कर उन सबसे दूर आए हुए, और फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कितने वक्त बाद सबसे मिल रही है। अनिका ने खुसफुसाते हुए अव्या के कान में कहा, हाँ तूने तो नहीं बुलाया, लेकिन आंटी के कहने पर मैं आ गई। अनिका की नाराजगी भरी आवाज सुन अव्या उससे हल्की दूर होकर उसके चेहरे को देखने लगी। अनिका ने फिर एक हल्की मुस्कान देते हुए कहा, हाँ पता है, तुझे लगा होगा कि मैं फिर से कुछ करूंगी, इसलिए तूने मुझे कॉल नहीं किया होगा, पर तू चिंता मत कर, अब मैं तुझसे वैसा कुछ नहीं कहूंगी। अव्या ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, अनिका मैं बस चाहती हूँ कि मेरी वजह से तू किसी मुसीबत में ना पड़े। और इतना बोलकर फिर से उसने अनिका को गले से लगा लिया। कंचन जी वैष्णवी जी दादाजी से मिल रही थी। सामने खड़े आशुतोष जी बार बार इधर उधर अपनी नजरें घुमा रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। फिर उन्होंने थोड़े संकोचाते हुए बेहद विनम्रता से पूछा, वैसे दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्या कहीं गए हुए हैं? कंचन जी ने भी जल्दी से इधर उधर देखा तो सच में शिवाय कहीं नहीं था। आशुतोष जी का सवाल सुन विजया जी और राजेंद्र जी का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। सुबह इतनी बार बताने के बावजूद शिवाय अभी भी बाहर ही था। वो अभी तक फंक्शन में नहीं पहुंचा था। नाश्ते की टेबल पर उसने दोपहर की मीटिंग का बहाना बनाया था और कहा भी था कि वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन मुंह दिखाई का मुख्य हिस्सा खत्म होने को आया और वह अभी भी मेंशन नहीं पहुंचा था। विजया जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब अव्या के माता पिता से क्या कहें। उन्हें लग रहा था कि अगर वो अव्या के माता पिता से यह कहेंगी कि शिवाय किसी जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गया है और अभी तक नहीं लौटा, तो कहीं वो ये ना समझे कि शिवाय बहुत गैर जिम्मेदार है और उसे अपनी नई नवेली दुल्हन और शादी की कोई परवाह ही नहीं है। वैसे भी कौन सा दूल्हा अपने शादी के दूसरे ही दिन काम करना शुरू कर देता है। आशुतोष जी अभी भी सवालिया नजरों से विजया जी और राजेंद्र जी की तरफ देख रहे थे। विजया जी ने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा, जी भाई साहब, वो दरअसल आज दोपहर अचानक एक जरूरी काम से उसे ऑफिस जाना पड़ा, शायद कोई मीटिंग थी, अभी आता ही होगा। उनकी बात सुन कंचन जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो दामाद जी ऑफिस गए हैं? कोई बात नहीं भाभी जी, इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, अगर कुछ इमरजेंसी आए तो उन्हें तो जाना ही पड़ेगा। विजया जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। वो भले ही अपने चेहरे को नॉर्मल रखने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच तो ये था कि उन्हें इस वक्त शिवाय पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विजया जी अभी अपने समधी जी के सामने मुस्कुराकर बात संभालने की कोशिश ही कर रही थी कि अचानक मेंशन के मुख्य द्वार पर गाड़ियों के रुकने और दरवाजे बंद होने की आवाज आए। पूरा हॉल एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो गया। अगले ही पल अपने उसी चिर परिचित दबंग, रसूखदार और रोबीले अंदाज में शिवाय ने हॉल के भीतर कदम रखा। उसके आते ही वहां का माहौल एकदम से जैसे बदल गया। सभी मेहमान रिश्तेदार जो एक दूसरे से बातचीत में व्यस्त थे, वो सब कुछ छोड़कर शिवाय से मिलने के लिए आगे बढ़ने लगे। शिवाय भी सभी मेहमानों को ग्रीट करते हुए आगे बढ़ने लगा। उसने फंक्शन के हिसाब से पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे और अब वह एक बेहद आलीशान डार्क 3 पीस सूट में नजर आ रहा था। उसकी कड़क चाल, चेहरे का वही सख्त भावहीन मुखौटा और उसकी मर्दाना शख्सियत पूरे कमरे की ऊर्जा को अपनी तरफ खींच रही थी। उसे इस रूप में आते देख वहां मौजूद हर मेहमान की नजरें उस पर टिक गईं। वह हमेशा की तरह इस वक्त भी बेहद हैंडसम और आकर्षक लग रहा था। शिवाय सीधे चलते हुए उस तरफ आया जहां इस वक्त विजया जी, राजेंद्र जी और अव्या के माँ पापा मौजूद थे। उसने झुककर सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए और फिर अव्या के माता पिता का भी आशीर्वाद लिया। कंचन जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, हमारे आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ है। शिवाय ने पहले ही अपनी माँ का चिढ़ा हुआ चेहरा देख लिया था और वो ये भी समझ गया था कि इस वक्त उसकी माँ इतनी चिड़ी हुई क्यों है। एक तो वो लेट था और ऊपर से उसने विजया जी का एक भी फोन नहीं उठाया था। एक तरफ खड़े होते हुए उसने अपनी गंभीर आवाज में बेहद सलीके से कहा,
ऑफिस में एक जरूरी डील फाइनल करनी थी, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। ये कहते वक्त भले ही उसके चेहरे पर कोई बनावटी मुस्कान नहीं थी, लेकिन उसका कठोर चेहरा हमेशा से थोड़ा कम घमंडी लग रहा था। शिवाय का इतनी नम्रता से ये बात कहना आशुतोष जी को बहुत ज्यादा पसंद आया था। वो बहुत खुश हो रहे थे ये बात सोचकर कि भले ही उनका दामाद इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, लेकिन उसमें 1% भी घमंड नहीं है, वरना आजकल के बच्चे किसी के प्रति जवाबदार नहीं होते। वो मुस्कुराते हुए शिवाय से बोले, कोई बात नहीं बेटा, आप अपने काम के प्रति इतने समर्पित हैं, इसीलिए तो आज आप इतने कामयाब हैं। शिवाय उन सबसे बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र पीछे की तरफ सोफे पर बैठी अव्या की पर गई, जो अभी भी अनिका से बात करने में व्यस्त थी। उसके आसपास बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी। जैसे ही शिवाय की नज़रें अव्या पर गईं, उसकी आंखें और गहरी हो गईं। वो जो कुछ कह रहा था सब भूल गया। लाल रंग की भारी डिजाइनर साड़ी में लिपटी अव्या इस वक्त किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसके शरीर पर लदे हीरे भी उसके सामने फीके लग रहे थे। बिना घूंघट का उसका साफ चेहरा और उसकी सादगी किसी को भी मोहने के लिए काफी थी। उस पल में वो घमंडी अरबपति सीईओ जो सभी को अपने इशारों पर नचाता था, अव्या की उस बेमिसाल खूबसूरती में पूरी तरह खो गया था। अव्या जो अभी भी अनिका से बातें करने में व्यस्त थी, शायद उसे भी किसी की गहरी नज़रें अपने ऊपर महसूस होने लगी, और इसीलिए उसने अचानक से ऊपर की तरफ देखा। जैसे ही उसने सर ऊपर कर देखा तो उससे थोड़ी दूर शिवाय खड़ा था, जो अपनी काली गहरी आंखों से उसी को ताक रहा था। उस शोर शराबे और लोगों से भरे हुए माहौल में भी शिवाय का ऑरा अलग से महसूस हो रहा था। उसे अपनी तरफ ऐसे देखते देख अव्या एक पल के लिए सहम गई। कुछ देर पहले अनिका से बातें करते वक्त उसके चेहरे पर जो खूबसूरत सी प्यारी सी मुस्कान थी, वो जैसे एकदम से कहीं गायब हो गई। शिवाय ने भी अव्या के चेहरे के बदले हुए भाव को तुरंत नोटिस कर लिया था। वो देख रहा था कि कैसे अव्या का चेहरा एकदम से मायूस हो गया, और पता नहीं क्यों, पर इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। जहां एक पल पहले वो अव्या की बेमिसाल खूबसूरती में खोया हुआ था, वहीं अगले ही पल उसका मूड पूरी तरह खराब हो गया था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा चिढ़ मच रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपना चेहरा हमेशा की तरह भावहीन ही रखा था। जैसे ही अव्या की आंखें सीधे शिवाय की गहरी और तीखी नजरों से जा टकराईं, हॉल का पूरा माहौल जैसे एक पल के लिए जम सा गया। लेकिन वहां मौजूद बाकी सब उन दोनों में चल रही इस तकरार का कुछ और ही मतलब निकाल रहे थे। शिवाय को इस तरह टकटकी लगाए अव्या की तरफ देखता देख वहां मौजूद मेहमान औरतें मुस्कुराने लगी। इस नए जोड़े को ऐसे एक दूसरे को देखता देख पता नहीं क्यों, पर उन्हें शर्मा रही थी। विजया जी की एक सहेली ने आगे बढ़कर मजाकिया अंदाज में कहा, अरे अरे शिवाय बेटा, अब वहां खड़े खड़े अपनी दुल्हन को बस निहारते रहोगे या उसके साथ जाकर बैठोगे भी? उनकी बात सुनकर वहां बैठी सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। शिवाय ने विजया जी की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या मुझे सच में वहां जाकर बैठना है। शिवाय को ऐसे विजया जी की तरफ देखता देख एक दूसरी औरत जो दादी जी की सहेली थी, उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे अपनी माँ की तरफ क्या देख रहे हो, तुम्हारी ही बीवी है, जाओ जाकर बैठो अपनी बीवी के पास। विजया जी ने भी इशारों में ही शिवाय को अव्या के बगल में जाकर बैठने के लिए कह दिया। शिवाय अपने लंबे कदम बढ़ाते हुए अव्या की ओर बढ़ने लगा। शिवाय को वहां आता देख अनिका अव्या के बगल से उठकर दूसरी तरफ जाने लगी। वो अभी भी अपनी दोस्त को उस जाहिल इंसान के साथ नहीं देखना चाहती थी। इस शिवाय सिंघानिया की वजह से ही तो उसके भाई का प्यार अधूरा रह गया था। हाँ, ये बात सच थी कि उसे अव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि इस जबरदस्ती की शादी में अव्या बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन उसके दिल में शिवाय के लिए जो नफरत थी, वो सिर्फ अव्या की वजह से नहीं बल्कि अपने भाई की वजह से थी। कल से जब से अव्या की शादी हुई है, वो देख रही थी कि उसका भाई कितना ज्यादा दुखी है, कितना ज्यादा परेशान है, अंदर ही अंदर कितना ज्यादा तड़प रहा है वो। भले ही अनिकेत ने उससे कभी कहा ना हो, लेकिन अनिका ये बात पहले से जानती थी कि जैसे अव्या अनिकेत को बचपन से पसंद करती आए है, वैसे ही वो भी उसे बहुत पहले से पसंद करता है। और इसीलिए अनिका ने भी मन ही मन ये तय कर लिया था कि वो उन दोनों को एक दूसरे से मिलाकर रहेगी। लेकिन इस शिवाय सिंघानिया की वजह से सब कुछ खराब हो गया। अनिका यही सब सोचते हुए आगे चल रही थी। अंदर ही अंदर उसका दिल गुस्से से भर रहा था कि तभी ध्यान ना होने के कारण उसने पहने हुए लंबे घुमावदार लहंगे में एकदम से उसका पैर अटक गया। वो खुद को संभाल नहीं पाए, वो आगे की तरफ गिरने ही वाली थी कि तभी दो मजबूत हाथों ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। अनिका ने भी गिरने के डर से सहारे के लिए उस हाथ को थाम लिया और सीधे खड़े होने की कोशिश में वो सामने खड़े मजबूत चौड़े सीने से पूरी ताकत से टकरा गई। उसने अपनी आंखें ऊपर कर सामने खड़े शख्स का चेहरा देखा तो उसका बचा कुचा खून भी खोल उठा। इस वक्त उसके सामने कोई और नहीं बल्कि शार्विक सिंघानिया खड़ा था। शार्विक को सामने देख अनिका की आंखें फिर से सख्त हो गई। वो बिल्कुल भी भूली नहीं थी कि कैसे कल इस शख्स ने उसके सामने उसके भाई को जान से मारने की बात कही थी।
जब से वो अव्या को यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, तभी से ही ये शख्स बार बार उसके काम के बीच आ रहा था। कैसे कल जब वो अव्या की मदद करना चाहती थी, उसे अपने भाई के साथ जाने के लिए मना रही थी, तब इसी शख्स ने उसे डराया था। अंदर ही अंदर उसके दिल से एक आवाज निकली कि शिवाय सिंघानिया जितना घटिया है, उसका ये भाई भी उतना ही ज्यादा घटिया है। इन दोनों के खून में ही दूसरों को तबाह करना लिखा है। देखते ही देखते अनिका की आंखें नफरत से जलने लगी। सामने खड़े शार्विक ने भी अनिका की आंखों में अपने लिए दिख रही उस बेपनाह नफरत को साफ पढ़ लिया था, पर अनिका से विपरीत उसकी आंखें कुछ और ही कह रही थी। उसकी आंखों में जैसे जज्बातों का एक अजीब सा सैलाब था। वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि इस लड़की को देखकर वो क्या महसूस कर रहा है। जब से अनिका इस फंक्शन में आई थी, तभी से शार्विक की आंखें उस पर गड़ी हुई थी। वो क्या कर रही है, वो किससे बात कर रही, उसकी हर एक चीज पर उसकी नजर थी। पिछले कुछ दिनों में ना जाने इस लड़की ने उस पर ऐसा क्या असर किया था कि ना चाहते हुए भी उसके दिल में बार बार उसी का ख्याल आ रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अनिका ने सीधे खड़े होते हुए एक झटके से अपनी कलाई को शार्विक के हाथों से छुड़ा लिया और एक आखिरी बार अपनी एक नफरत भरी नजर शार्विक पर डालते हुए बिना एक शब्द कहे गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए निकल गई। शार्विक वही खड़ा रह गया। उसका दिमाग गहरे असमंजस से भर चुका था। वो समझ नहीं पा रहा था कि अनिका की वो नफरत भरी आंखें उसे अपने इतना अंदर तक क्यों विचलित कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसे होश आया कि अनिका ने उसे किस कदर इग्नोर किया था, वो अभी अभी किस तरह से उसे इग्नोर करते हुए वहां से चली गई, उसका असमंजस पल में भयंकर गुस्से में बदल गया। पूरे शहर में किसी की हिम्मत नहीं थी शार्विक सिंघानिया की मौजूदगी को इस तरह दरकिनार कर आगे बढ़ने की। गुस्से से उसकी मुठ्ठियां कस गई और उसकी आंखों में फिर से वही सिंघानिया अंदाज लौट आया था तो वो शिवाय सिंघानिया का भाई। अनिका के इस बिहेवियर ने उसके अहंकार पर एक सीधी चोट दी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। अव्या जो पहले ही शिवाय को वहां मौजूद देखकर थोड़ी सतर्क हो गई थी, अब शिवाय को अपनी तरफ आता देख थोड़ी घबराने लगी। उसे याद आने लगा कि कैसे कल रात को शिवाय अचानक से बिना किसी की परवाह किए उसके रूम में आ गया था और सारी रात वहीं रुका रहा, और सुबह नाश्ते के वक्त भी वो किस तरह उसे परेशान कर रहा था। वो सारी बातें याद आते ही अव्या को अपने दिल में ना जाने कैसी एक अनजानी सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसके ना चाहते हुए भी शर्म से उसके गाल हल्के गुलाबी होने लगे। शिवाय आकर सीधे उसके बगल में बैठ गया। शिवाय का इस तरह अचानक इतने नजदीक आकर बैठना अव्या को चौंका गया। वह हड़बड़ाहट में खुद को समेटते हुए सोफे के दूसरे कोने की तरफ सरकने लगी। अव्या को ऐसे खुद से दूर सरकता देख पता नहीं क्यों पर शिवाय की आंखें धोई और सख्त हो गई। उसने जल्दी से अव्या के पीछे सोफे पर अपना हाथ फैला दिया, जिससे अव्या उससे और दूर न जा सके। भले ही इस वक्त वहां बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे और सबकी नजरें उन दोनों पर ही थी, लेकिन शिवाय के पास भी बहुत सारे तरीके थे अव्या को अपने करीब रखने के। शिवाय के इस तरह पीछे हाथ फैला लेने से अव्या ने एकदम से अपनी नजरें ऊपर उठाईं और शिवाय की तरफ देखा। शिवाय की आंखें तो अव्या पर ही टिकी हुई थी। उस एक पल में जैसे पूरे हॉल का शोर शराबा, मेहमानों के ठहाके और रस्मों का तामझाम सब ठहर गया। दोनों की नजरें आपस में टकरा गई थी। शिवाय की आंखें जो आमतौर पर दुनिया के लिए इतनी बर्फीली और बेरहम होती थी, इस वक्त अव्या के चेहरे को देखते हुए कुछ पिघल सी रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव महसूस हो रहा था। अव्या भी सबसे बेखबर खोई हुई शिवाय की आंखों में झांक रही थी, जैसे समझना चाहती हो कि ऐसा क्या था इस इंसान में जो उसके सिर्फ वहां मौजूद होने से ही उसका दिल बेचैन हो जाता है। शिवाय की इस हरकत के बाद तो हॉल का नजारा देखने लायक था। शिवाय और अव्या को ऐसे एक दूसरे को देखता देख सिंघानिया परिवार की औरतों के चेहरे पर एक अनमोल खुशी तैर गई। विजया जी की आंखों में सुकून दिखाई देने लगा, ये सोचकर कि उनका पत्थर दिल बेटा अब धीरे धीरे ही सही पर अपने गृहस्थ जीवन में रम रहा है। रीवा और अद्वैत एक दूसरे को देखकर दबी दबी शरारती मुस्कान पास कर रहे थे। वो तो पहले ही जान गए थे कि उनकी प्यारी सी भाभी ने उनके गुस्सैल भाई को पहले ही पूरी तरह से क्लीन बोल्ड कर दिया है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी इस खूबसूरत पल के बीच कंचन जी मुस्कुराते हुए वहां आए। अपनी बेटी और दामाद को इस तरह एक दूसरे के साथ खुश देख उनका मन पहले ही संतोष से भर गया था। उनके मन को तसल्ली हो गई थी कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। कंचन जी के वहां आने से अव्या को एहसास हो गया कि वो क्या कर रही थी। इतने सारे लोगों के सामने वो कैसे इस तरह से पेश आ सकती थी। उसने झटके से अपनी पलकें झुका ली। उसे बहुत ज्यादा शर्म आने लगी। शिवाय ने भी अव्या के ऊपर से अपनी नजरें हटाई और सीधे होकर बैठ गया। अब फिर से वो पहले जैसा शिवाय सिंघानिया बन गया था। उसके चेहरे पर फिर से वही रौब और घमंड दिखाई देने लगा। विजया जी आगे आते हुए कंचन जी से बोली, अरे बहन जी रुक क्यों गई, आप अपनी बेटी और जमाई की नजर नहीं उतारेंगी। कंचन जी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने आगे बढ़कर दोनों के सिर के ऊपर से अपना हाथ 7 बार घुमाया और दोनों की नजर उतारी।
उन्होंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की कि उनके बच्चों की इस नई और खूबसूरत शुरुआत को दुनिया की किसी भी बुरी नज़र का सामना न करना पड़े। शिवाय और अव्या उनका आशीर्वाद लेने के लिए आगे झुकने लगे कि तभी कंचन जी उन्हें रोकते हुए बोली, अरे बस, हम सबका आशीर्वाद तो हमेशा तुम दोनों के साथ है। ईश्वर तुम दोनों को हमेशा साथ रखे। रीवा ने अद्वैत को कोहनी मारी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कुछ इशारा किया। दोनों की आंखों में ही शरारत दिखाई दे रही थी। अद्वैत चहकते हुए बोला, वाह भाभी, आपको तो कितने सारे अच्छे गिफ्ट्स मिले हैं, आपकी तो मौज है। अव्या ने उसकी तरफ देख एक हल्की सी मुस्कान पास की। रीवा शरारत से आंखें नचाते हुए बोली, पर भाभी, अभी तो सबसे बड़ा गिफ्ट मिलना बाकी है आपको, क्योंकि सबसे खास इंसान ने तो आपको अभी तक गिफ्ट दिया ही नहीं है। अव्या ने थोड़ी नासमझी से रीवा की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हो अब कौन रह गया है। रीवा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाभी ऐसे क्या देख रही है आप, शिवाय भाई का गिफ्ट तो बाकी है ना भी। रीवा की बात सुन वहां बैठी सभी औरतें अपना मुंह छिपाते हुए मुस्कुराने लगी। अव्या ने अपनी नजरें झुका ली, पता नहीं क्यों पर उसके गालों पर एक हल्की गुलाबी छाने लगी थी। रीवा शिवाय की तरफ देखते हुए बोली, शिवाय भाई, भाभी की मुंह दिखाई कि सारी रस्म पूरी हो गई है, सबने उन्हें इतने प्यारे प्यारे तोहफे दिए हैं, अब आपकी बारी है, जल्दी से बताए, आपने हमारी इतनी खूबसूरत भाभी को मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट देने वाले हैं। अब सबकी नजरें शिवाय पर थी, सब उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे वो अभी अपनी जेब से ना जाने कितना बड़ा खजाना निकालने वाला था, लेकिन अनपेक्षित तौर पर सबकी उम्मीद से परे। रीवा की बात सुन शिवाय का चेहरा हमेशा से और ज्यादा गंभीर और कठोर हो गया था। उसका ऑरा हमेशा से भी कुछ ज्यादा ही डोमिनेटिंग प्रतीत होने लगा। रीवा के इतने खुशी और उत्साह से पूछने के बावजूद उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी उस गहरी और ठंडी खामोशी ने वहां के खुशी भरे मजाकिया माहौल को शांत कर दिया। सामने बैठी औरतें अजीब सी नजरों से एक दूसरे को देखने लगी। रीवा और अद्वैत जो इतना चाहक रहे थे, उनके चेहरे एकदम से मुरझा गए। अद्वैत रीवा के कानों में एकदम धीमी आवाज में खुसफुसाते हुए बोला, क्या हो गया बहन, हम तो सिर्फ गिफ्ट के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन शिवाय भाई ने तो अपना चेहरा ऐसे बना रखा है जैसे किसी ने इनसे इनकी आधी प्रॉपर्टी मांग ली हो। मुझे तो डर लग रहा है यार। तभी पास में ही दूसरे सोफे पर बैठी हुई दादी जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तू भी ना रीवा, कैसे सवाल पूछती है। अरे अगर अब वो यहाँ सबके सामने अपनी नई नवेली दुल्हन को तोहफा देगा तो फिर रात में सुहागरात के वक्त क्या देगा। दादी जी की बात सुन सब लोग एकदम से ठहाके लगाकर हंसने लगे। वैष्णवी जी और कंचन जी ने शर्माते हुए अपना मुंह ढक लिया। गायत्री जी थोड़ा खिंचते हुए बोली, माँ आप भी ना, सबके सामने क्या क्या बोलते रहते हो। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन शिवाय का ऐसा रिएक्शन देख विजया जी अच्छे से समझ गई थी कि उन्होंने अपने उस अकड़ू और अनरोमांटिक बेटे से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रखी थी। उनका मन कर रहा था कि जाकर शिवाय का कान पकड़कर उसे खड़ा करे। क्या वो अपनी इतनी खूबसूरत नई दुल्हन को देने के लिए एक तोहफा नहीं ला सकता था। न जाने अव्या क्या सोचेगी कि उसका पति उसके लिए कुछ भी लेकर नहीं आया। और ये तो अच्छा हुआ कि दादी जी ने बात संभाल ली, वरना ये सारी चुगलखोर औरतें ये तो चाहती ही है कि इन्हें अपनी बातें बनाने के लिए ऐसा बेफिजूल सा कोई टॉपिक मिले जिसके बारे में ये हफ्ते भर बात कर पाए। इनको तो अच्छा खासा टॉपिक मिल जाता मिर्च मसाला लगाने के लिए। माहौल अब फिर से पहले जैसा हो गया था, लेकिन अब विजया जी नहीं चाहती थी कि शिवाय और अव्या वहां और ज्यादा रुके, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि शिवाय कितना अनप्रेडिक्टेबल है। वो किस बात पर कैसे रिएक्ट हो जाए ये कोई नहीं जानता था। वो थोड़ा मुस्कुराते हुए आगे आए और उन्होंने शिवाय और अव्या को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कहा, चलो कुछ मेहमान तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे, उन सभी को तुमसे मिलना है, जाओ जाकर उनसे मिल लो। विजया जी की बात सुन शिवाय ने थोड़ी नाराजगी से उनकी तरफ देखा, जैसे कह रहा हो ये सब करना जरूरी है क्या। लेकिन विजया जी ने अपना चेहरा कठोर बनाए रखा, जैसे वो शिवाय की कोई भी बात मानने के लिए तैयार ना हो। अव्या तो पहले ही अपनी नजरें नीचे झुकाए बैठी हुई थी, लेकिन अलग बात ये थी कि कुछ देर पहले जो गुलाबी लाली उसके चेहरे पर पसरी हुई थी वो अब पूरी तरह से गायब थी। उसका चेहरा अब हमेशा से अलग, बिल्कुल रूखा सूखा लग रहा था। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ। रीवा अव्या के नजदीक आते हुए बोली, भाभी आपको बाहर की तरफ जाना है, जहाँ गेस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। रीवा की बात सुन अव्या अपनी जगह से खड़ी हुई। रीवा अव्या का हाथ पकड़ते हुए बोली, चलिए भाभी मैं आपको बाहर लेकर चलती हूँ। वो ये बोल ही रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ा शिवाय अपनी ठंडी आंखों से उसे घूर रहा है। वो समझ गई कि ये क्यों था। उसने अव्या का पकड़ा हुआ हाथ जल्दी से छोड़ दिया और हड़बड़ाते हुए बोली, मेरा मतलब है भाभी, भाई ले जाएंगे ना आपको बाहर, उनके साथ चली जाए आप। ओके मैं आती हूँ। और इतना बोलकर वो जल्दी से वहां से जाने लगी। अव्या उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी कि तभी शिवाय ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और बिना किसी की परवाह के आगे चलने लगा। शिवाय के ऐसे अव्या का हाथ पकड़ने से सभी लोगों का ध्यान फिर से उनके ऊपर था। अव्या को बहुत ज्यादा असहज महसूस हो रहा था।
वो थोड़ी झिझकते हुए धीमी आवाज में बोली, शिवाय हाथ पकड़ने की क्या जरूरत है, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पीछे, देखो सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं, प्लीज मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन वो ठहरा शिवाय सिंघानिया, वो कहाँ अव्या की बात मानने वाला था। वो वैसे ही अव्या का हाथ पकड़े आगे चलता रहा, जैसे उसे किसी के देखने से घंटा कोई फर्क पड़ रहा हो। फिर अव्या ने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुपचाप शिवाय के पीछे पीछे चलने लगी। अब बारी थी उस काम की जो शिवाय और अव्या दोनों को भी बिल्कुल पसंद नहीं था, सभी मेहमानों से एक एक कर मिलना और उनके साथ तस्वीरें खींचवाना। अव्या ने तो फिर भी सबके सामने अपने होठों पर जबरदस्ती की मुस्कान बनाए रखी थी, लेकिन शिवाय, वो ऐसी ठंडी नज़ारों से उना रहे एक एक मेहमान को घूर रहा था, जैसे वो किसी भी वक्त उन सबको एक ही बार में निगल जाएगा। अगर राजेंद्र जी सामने नहीं खड़े होते तो पता नहीं शिवाय ने उन सब का क्या हाल बना दिया होता।